अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फाइनेंस लीज की हेडिंग में दे चुका हुआ हूं पहले, तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में सब चल रहा है जो भी चल रहा है। रिकग्निशन और इनिशियल मेजर, अरे कोई बात नहीं, पेज फाड़ दो, अगले पेज पे लिख लो। रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। रिकग्निशन यानी कब रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, और इनिशियल मेजरमेंट कितने पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इसको ना मैं पर्सनली, यानी अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इसको ऐसे नोट करता हूं कि एक पेज पे उसके ना दो हिस्से कर लेता हूं, और एक हिस्सा फाइनेंसर लेसर के लिए और एक हिस्सा डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट से इस तरह हाफ पेज करके मैनेज नहीं होता ना, कोई बात नहीं, मैं अभी इस वक्त करवा रहा हूं फाइनेंसर लेसर। क्या हो गया, स्पेलिंग क्या होती है भूल ही गया मुझे। मैन्युफैक्चरर, इसमें अपने अपने स्पेलिंग डालने खुद ही। मैन्युफैक्चरर। अच्छा, जिन लोगों ने एक पूरे पेज पे हाफ करके कर सकते हैं ऐसे कर लें, अगर नहीं कोई मसला नहीं है। अभी मैं पढ़ाने लगा हूं फाइनेंसर लेसर, ये कोई 2-3 दिन बाद कराऊंगा, तो फाइनेंसर लेसर की हेडिंग देके फाइनेंसर लेसर लिख लें और डीलर लेसर की फिर जगह छोड़ दी जाएगा। तो जिनसे ये हाफ पेज मैनेज हो जाएगा कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, ना करें हाफ, अभी सिर्फ फाइनेंसर लेसर की हेडिंग दे लें। चलें कोशिश करके देखें, शायद जिन्होंने ये हाफ नहीं करना वो अभी ना फाइनेंशियल लेसर की हेडिंग डाल लें। मैन्युफैक्चरर के लिए ना एक पेज छोड़ दीजिएगा। जब मैं फाइनेंसर खत्म कर दूं तो फिर बता दूंगा कि अब इसके बाद एक पेज डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए छोड़ लें। बाकी जो हाफ कर रहे हैं वो तो ठीक है, मेरे साथ ही चलें। पहले दिन यानी एट कमेंसमेंट ऑफ लीज, अच्छा वैसे तो मुझे जवाब पता है आपका, लेकिन फिर भी चलें पूछ लेता हूं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले दिन लेसर अपनी बुक्स में किस अमाउंट से क्या एंट्री करेगा। तो बस मैं ये कह दूं एट कमेंसमेंट ऑफ लीज और एंट्री करके दिखा दूं, या ये लिखूं कि एट कमेंसमेंट ऑफ लीज फलानी चीज डेबिट होगी इस अमाउंट से और फलानी चीज क्रेडिट होगी इस अमाउंट से। काफी है ना। तो मैंने ये एट कमेंसमेंट ऑफ लीज अब ये एंट्री लिखने लगा। इसके ना दो तरीके हैं, दोनों ही ठीक हैं। एक बता रहा हूं, आईकैप की बुक के अंदर एक तरीका ये भी है, सॉल्यूशन के अंदर दूसरा तरीका होता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये तरीका ज्यादा आसान लगता है मैनेज करने में, इसलिए मैं यही वाला फॉलो कराता हूं। दोनों तरीके सही हैं। ऐसी कुछ लोग अगर नॉलेज के लिए जानना चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा, 1-2 दिन गुजार के पूछ लेना, याद करा देना। लेकिन दो तरीके हैं, दोनों ही सही हैं, तो मैं एक एंड रिजल्ट दोनों का सेम बनता है, लेकिन मैं एक तरीका फॉलो करा रहा हूं। ऑपरेटिंग लीज, एसेट के पैसे पूरे कर लेगा लेसर, ऑपरेटिंग लीज नहीं करेगा। और डेफिनेशन देखें अगर, तो एसेट के तकरीबन सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक लेसी होता है, ऑपरेटिंग लीज नहीं। तो अच्छा, एक बचपन में कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा। आपके तो वो बच्चन वो इंट्रो के बगैर वाले भी हैं बच्चे। चले इंट्रो पढ़ी भी होती तो कौन सा तीर मारा होता, नहीं भूल गए आप इंट्रो, नहीं आप भूल गए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं याद, बता देता हूं। ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना, तकरीबन
सबका ऑब्जेक्टिव यह है कि ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग उनकी लीगल शक्ल को देखने की बजाय उनकी इकोनॉमिक रियलिटी के मुताबिक बताई जाए। इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूं कि अगर मेरे पैसों से मैं गाड़ी लूं जो मेरे ही इस्तेमाल में होगी और मैं ही उसके फैसलों का मालिक होऊंगा, लेकिन वो गाड़ी के कागज में एहतरामन अब्बा जी के नाम कर दूं, यानी उस गाड़ी के ओनरशिप में मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे पैसे मेरी मर्जी, मैं खुद ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सही इकोनॉमिक रियलिटी वो मेरा एसेट है या अब्बा जी का एसेट है? मेरा एसेट है। तो लेसर एसेट का ओनर है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर ओनर भी लेसर है और तकरीबन सारे रिस्क एंड अवार्ड्स भी लेसी को नहीं मिलने लगे, तो असल में भी वो लेसर का ही एसेट है, इसलिए लेसर की बुक्स में रहा। फाइनेंस लीज डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड अवार्ड्स लेसी के हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, ओनरशिप नहीं है जरूरी ट्रांसफर होना। लेसी ऐसे ही तकरीबन सारे रिस्क एंड अवार्ड्स का मालिक होगा जैसे कोई ओनर हुआ करता है, और लेसर ने सारे पैसे भी उससे पूरे कर ही लेने हैं। तो इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? कौन सोया भाई, जाग जाए ना। अच्छा, बैग में मोबाइल बजा है। देखो यार, को बैग खोल के करो कुछ। और नहीं मजाक कर रहा हूं, और रहने दे यार। चले, खैर है, मेरी बात सुन। नियत होगी ना तो सुनाई देगी आवाज, खुलूस से सुनेंगे तो आवाज आ जाएगी। मैं भी भूल गया मैं क्या कहने लगा था। हाँ जी, रिस्क एंड अवार्ड। तो फाइनेंस लीज में ओनर तो लेसर ही है, लेकिन चूंकि उसने पैसे भी लेसी से पूरे कर लेने सारे, ओनरशिप जरूरी नहीं है ट्रांसफर होना, और लेसी एसेट के तकरीबन सारे रिस्क एंड अवार्ड का मालिक भी है, तो फिर लेसर इसको अपना एसेट ही नहीं मानेगा। तो लेसर जब गाड़ी खरीद के, फाइनेंशियल लेसर की बात कर रहा हूं, लीज पे देगा, तो इसकी जेब से पैसे तो जा रहे होंगे। क्यों जा रहे होंगे पैसे? क्योंकि मार्केट से खरीद के गाड़ी लीज पे दे रहा है, लेकिन गाड़ी डेबिट नहीं करेगा, तो ये एसेट वो उठा के दे देगा लेसी को, और कल को वो से सारे पैसे रिकवर करेगा ना, तो वो लेसी को अपना एक रिसीवेबल बना लेगा। लीज रिसीवेबल के नाम से अकाउंट बना लें, ये भी ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के नाम से भी अकाउंट बना सकते हैं। लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये भी सही है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट कैश क्रेडिट, ये भी सही है। तो लेसर, फाइनेंशियल लेसर कमेंसमेंट ऑफ लीज पे एंट्री करेगा लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और अभी उसकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं? जितने का एसेट है मार्केट से खरीद रहा है, यानी फेयर वैल्यू, और भी जा रहे हैं को पैसे, आईडीसी जेब से जा रहा है। तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या चीज बनती है? ये फाइनेंशियल लेसर, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। इसका कल एक नाम दिया था, इंप्लिसिट नहीं है, सबसे आखिर में एक एग्जाम नोट लिखा था मैंने। ये मैंने नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज के ही दो रास्ते बताए थे, एक था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल और एक था फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। तो कैश भी उतने से ही क्रेडिट और ये भी उतने से ही डेबिट, तो इसको मैं फैला के लिख देता हूं। इस एंट्री की अमाउंट होगी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो फाइनेंशियल लेसर कमेंसमेंट ऑफ लीज पे एंट्री करेगा लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की अमाउंट से। अच्छा, इसके लिए ना एक एग्जाम नोट लिख रहा हूं, ये कैफ में तो नहीं आया अब तक, लेकिन बहरहाल आ सकता है। ये वाली बात जो एग्जाम नोट में लिखने लगा हूं, इसी के नीचे में एक डब्बा बना के एग्जाम नोट लिख रहा हूं। ये जो एसेट लीज पे दे रहा है, हो सकता है कि बैंक मार्केट से गाड़ी खरीद के लीज पे देने की बजाय इसके पास अपने स्टाफ की दी हुई भी कुछ गाड़ियां हों, यानी बैंक की अपनी गाड़ियां हों यूज्ड, और वो कस्टमर्स जो यूज्ड गाड़ियां लीज पे लेना चाहते हो, तो हो सकता है बैंक अपना ही एक पीपी उनको लीज पे दे दे। अब क्या फर्क पड़ेगा? अब क्रेडिट क्या होगा? अब वो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अगर लेसर ने अपना ही कोई ओन्ड पीपीई लीज पे दे दिया, अगर अपना ही ये यूज्ड पीपी लीज पे दे देता है, तो फिर एंट्री डेबिट तो यही होगा, लीज रिसीवेबल डेबिट ही होगा। और लीज रिसीवेबल अब भी एनआईएल से ही डेबिट होगा, लेकिन अब कैश क्रेडिट की बजाय इसका पीपीई क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये आज से पहले इसका एसेट हुआ करता था। कितनी अमाउंट से? एसेट है, बुक्स में से निकाल रहे हैं, तो ये तो नेट बुक वैल्यू से निकल जाएगा, तो ये तो एंट्री टैली नहीं होगी।
तो फिर तो वो जो पुराना बिक रहा है उस पर प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है ज्यादा नीचे हो गया, शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। नोट कर रहे हो लेक्चर के नहीं? ये आ रहा है नजर? ये नजर आ रहे हैं? ये डेबिट क्रेडिट वाली लाइन नहीं नजर आ रही? आ रहा है ना, बस ठीक है। प्रॉफिट, वैसे अगर आप ना बोलते तो मैंने कहना यही था कि मैंने लिखा ही नहीं भी। तो जो प्रॉफिट या लॉस, इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो जो एसेट लेसर मार्केट से खरीद के दे रहा है, जो कि नॉर्मली हाँ ऐसे ही होगा, तो ये एंट्री है। लेकिन हो सकता है कि वो अपना ही कोई पुराना यूज एसेट लीज पे दे रहा हो, तो फिर ये अपना पीपी डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा, लीज रिसीवेबल डेबिट, और इस पे कोई ना कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा। यहां तक नोटेड? अच्छा, सिर्फ जगह पूरी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह खाली छोड़ूंगा तो वो भी कंफ्यूजन मच जाती है, सिर्फ जगह पूरी करने के लिए मैं इसके नीचे पॉइंट 2 लिखवा रहा हूं, लेकिन वो भी समझा नहीं रहा, वो समझेंगे हमको 2 दिन बाद। एट कमेंसमेंट ऑफ लीज लेसर ये एंट्री करेगा, ये बात पूरी हो गई। इसी के आगे चल रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 2 लिख लें। इनिशियल रिकग्निशन पे हूं, फाइनेंशियल लेसर, इसी कॉलम में पढ़ा रहा हूं। पहली बात मैंने की है कि कमेंसमेंट ऑफ लीज पे लेसर अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा, ये भी मामला हो सकता है। ये डब्बा बंद हो गया, बस एग्जाम नोट का डब्बा बंद। अब मैं से आगे ये पॉइंट 2 लिख रहा हूं। ये लिख लिया, बस इसी के नीचे पॉइंट 2, आईडीसी इनकर्ड बाय लेसर, आईडीसी इनकर्ड बाय लेसर is included in the initial measurement, is included in the initial measurement of net investment in lease, initial measurement of net investment in lease. ये पॉइंट 2 ही चल रहा है आगे भी। अच्छा, इतना तक तो जो लिखा है उसकी तो अंग्रेजी आ जाएगी समझ। क्या लिखा है अभी कि नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज की ये जो इनिशियल मेजरमेंट थी, इसमें आईडीसी शामिल है। तो हाँ शामिल है, लेकिन खैर अगर ये बात नहीं भी समझ आई कोई बात नहीं, मैंने अभी 1-2 के दिन बाद समझाना है ये पॉइंट, 2-3 दिन बाद। पॉइंट 2 चल रहा है अभी आगे, आईडीसी इज रिकग्नाइज्ड, ये पॉइंट ही आगे बढ़ रहा है। आईडीसी इज रिकग्नाइज्ड इन P&L, IDC is recognized in P&L over lease term, in form of reduced finance income. इसका मतलब नहीं समझाया अभी। इसके हवाले से भी एक एग्जाम नोट। पहली एंट्री के लिए अमाउंट क्या है? NIL सवाल में फाइंड करने के 2 रास्ते, क्या क्या? GIL की प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू प्लस IDC। प्रेफर्ड इनमें से कौन सा है? GIL की पीपी वाला। अगर एग्जाम क्वेश्चन में
एनआईएल निकालने के लिए फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी वाला रास्ता लग रहा है, फिर तो ठीक है, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी है। लेकिन अगर पीवी ऑफ जीआईएल वाला रास्ता लग रहा है, तो फिर आईडीसी का कोई काम नहीं है। इसकी वजह बाद में। अगर एनआईएल पीवी ऑफ जीआईएल के रास्ते से निकल रहा है तो फिर इग्नोर आईडीसी, फिर आईडीसी का कोई काम नहीं है। ये रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, फाइनेंशियल लेसर वाली बात हो गई पूरी। मैंने अभी सिर्फ ये बताया है, सवाल में आके समझा भी देता हूं, और ये मैंने सिर्फ लिखा है, इसको समझाया नहीं है, ये बाद में समझेंगे। फाइनेंशियल लेसर वाली बातें हो गई पूरी। इनिशियल मेजरमेंट, फाइनेंशियल लेसर, बस क्लोज। अच्छा, अब जो इस तरह पेज को आधा करके लिख रहे थे, ये एक पेज पे आ गया है ना। हाँ, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा जगह इसके लिए चाहिए। अगर इस पर आपने पूरा पेज लगा दिया तो चलो 1.5 पेज लग जाएगा। इसके लिए इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए जगह, तो वो जगह रख लें बस। और इनिशियल मेजरमेंट बस। डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए जगह खाली छोड़ दें, जितनी जगह इस पे लगी है उससे थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगी। तो आप एहतियातन थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ दें, और ये इनिशियल मेजरमेंट वाला सेक्शन बस खत्म। अच्छा, मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास वाला बता दिया था ना आपको कि नहीं? नहीं बताया था? मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। हाँ, तो इतना नहीं कहा था। हाँ नहीं, टाइम, क्लास टाइम नहीं बताया, ये नहीं बताया कि अगले हफ्ते हैं। अगले हफ्ते हैं और आखिरी रोजे तक क्लासें हैं। तो जिन्होंने घरों को जाना है वो चले जाना, जिन्होंने लाहौर में रहना है वो घर बैठ के क्या करेंगे, घर वाले भी नहीं चाहते कि आप घर में बैठें, तो वो लोग कॉलेज आ जाया करना। तो आखिरी रोजे तक क्लासेस हैं, और जो लोग चले गए होंगे उनके लिए फिर वो ऑनलाइन की एक्सेस मिल जाएगी। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके लिए तो सारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। ये तो आपको जो तरतीब से पहले क्लासें आ रही हैं, बाकी भी आएंगी। तो ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं जो इनमें से लाहौर के हैं, तो वो फिर आते रहे अगले हफ्ते। टाइम मैंने भी कंफर्म बताना है, और जिन्होंने जाना है वो चले जाएं फिर। लेकिन वो क्लासेस देख के फिर आगे वहां से कंटिन्यू होगा, यदि वो कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं होगा, वो वहीं से आगे चलेगी बात। Subsequent measurement. Subsequent measurement. अच्छा, ये जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है ना, इसमें दो हिस्से करने की जरूरत नहीं है। ये है फॉर ऑल, ये सबके लिए। इसमें वो फाइनेंसर और डीलर अलग अलग नहीं करना, ये सबके लिए एक ही है। लीज रिसीवेबल पहले दिन कितने पे रिकॉर्ड हुआ है? एनआईएल पे। और कल को जो कैश मिलेगा, तो एनआईएल तो प्रेजेंट वैल्यू थी, तो कैश उतना ही मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कैश तो ज्यादा मिलेगा ना। तो जितना रिसीवेबल बनाया हुआ है कैश तो उससे ज्यादा मिल जाएगा, तो वो ज्यादा क्या होगा? तो वो उस पर वो इंटरेस्ट वाली चीज काउंट होगी, तो उससे जो ऊपर मिलेगा वो इंटरेस्ट है। अब इसको लेसर अपनी इनकम बनाया करेगा, और जो रिसीवेबल मिल रहा होगा वो रिसीवेबल क्रेडिट करता जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक अंग्रेजी की लाइन लिखवा रहा हूं, लेकिन इस लाइन की टेंशन लेने की बजाय बस याद कर लें, ये एमसीक्यूज में काम आ सकती है। और एमसीक्यूज में भी इस लिहाज से कि आपको पूछा जाएगा कि जो फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट इनकम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इंटरेस्ट इनकम। नीचे 4 ऑप्शन में 3 फालतू बातें लिखी होंगी, एक काम की बात लिखी होगी, तो ये टेस्ट हो सकता है। तो मैं इसकी अंग्रेजी लिख रहा हूं, लेकिन इस अंग्रेजी की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब क्या है वो आपको सवाल में करके दिखाता हूं। तो अंग्रेजी ये लिख लें कि फाइनेंस इनकम, और फाइनेंस इनकम का मतलब है इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, कुछ लोग भूल गए हो शायद, ऑपरेटिंग लीज खत्म हो गई हुई है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग लीज की ट्रीटमेंट और थी, फाइनेंस लीज की और है। फाइनेंस इनकम शैल बी recognized over lease term
बेस्ड ऑन अ पैटर्न, बल्कि लिखिए मैं क्यों थक रहा हूं, मैं बताता हूं। हैं क्या पूछ रहे हैं? यहां तक पहुंचे? हाँ तो यहां तक तो पहुंचे ना। रिफ्लेक्टिंग हाँ जी से आगे ही होगा ना। रिफ्लेक्टिंग अ कांस्टेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न on lessors net investment in lease। सारी अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं। फाइनेंस इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर लीज टर्म बेस्ड ऑन अ पैटर्न रिफ्लेक्टिंग अ कांस्टेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन लेसर्स नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये अंग्रेजी एज इट इज याद कर लें। इस अंग्रेजी का मतलब क्या है वो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसमें आ जाएगा समझ। लेसर अपनी बुक्स में दो चीजों की एंट्री करेगा। एक तो ये हर ईयर एंड पे उस पीरियड का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा एट एंड ऑफ एवरी पीरियड। एक तो ये करेगा कि हर पीरियड का एंड, पीरियड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 महीने भी हो सकते हैं, ज्यादातर साल होता है सवाल में, लेकिन 6 महीनों के सवाल भी हैं, तो इसलिए मैं पीरियड कह रहा हूं। तो एक तो लेसर हर पीरियड के एंड पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा, और इंटरेस्ट इनकम ऐसे रिकॉर्ड करेगा कि जैसे पीरियड गुजरा इंटरेस्ट इनकम बन गई और रिसीवेबल को और बढ़ा लिया। तो लीज रिसीवेबल मजीद डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम का वर्ड वो लिख लें या फाइनेंस इनकम, एक ही बात है। लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और इसके लिए जो वैल्यू निकलेगी ना, उसके लिए हमें एक रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ता है जिसको लीज स्केड्यूल कहते हैं। ये होगी इंटरेस्ट इनकम फॉर द पीरियड यूजिंग लीज स्केड्यूल। लीज स्केड्यूल भी कहते हैं और उसको लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी कहते हैं। तो हर पीरियड के एंड पे लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, एक ये एंट्री करेगा। और जब भी इसको कैश मिलेगा, जब भी इसको लीज पेमेंट रिसीव होगी, तो क्या एंट्री करें? कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि रिसीवेबल उसने बनाया हुआ था, मजीद बना लिया इंटरेस्ट डाल के भी, तो जितना पैसा मिला वो कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट। बस ये है जी फाइनेंस लीज बुक्स ऑफ लेसर। अच्छा, इसमें अब मैंने ये जो सब बताया इसकी प्रैक्टिस कराता हूं, और कल इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी की प्रैक्टिस कराऊंगा सादे सवालों से मुराद जिसमें मैंने कोई मुश्किल नहीं डाली होगी। फिर आस्ता आस्ता उसमें मुश्किलें ऐड करूंगा। तो पहले सादे तरीन सवालों से एंट्रीज और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक एक करके वैरायटियां डालूंगा, बहुत सारी वैरायटियां। इसको नोट कर लें तो फिर मैं सवाल करता हूं। नोटेड? सवाल लिखें। लीज टर्म 4 years,
लीज टर्म 4 years, commencement of lease 1 जनवरी 21, लीज टर्म 4 साल है, कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जनवरी 21 है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, इम्प्लिसिट रेट 10% है, इम्प्लिसिट रेट 10%, लीज रेंटल 75,713 75,713 payable at end of every year, 75,713 payable at end of every year. मुझसे रिक्वायर्ड है, चलो फिर मुझसे ही रिक्वायर्ड है। एंट्रीज 4 साल की, फर्स्ट जनवरी 21, लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से हैं? कितने से? एनआईएल से। तो करिए कैलकुलेट एनआईएल। एनआईएल करें कैलकुलेट। हाँ जी, जीआईएल में क्या होता है? लीज पेमेंट्स प्लस, तो यूजीआरबी इस सवाल में है नहीं, बाकी रहेगी लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स में क्या होता है? फिक्स लीज पेमेंट्स होती हैं, यानी जिनकी अमाउंट तय है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स होती हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बीपीओ होता है, वो इस सवाल में है नहीं। लीज टर्म की पेनल्टी होती है, वो इसमें है नहीं। जीआरबी वो भी नहीं है। तो क्या रह गया? बस सिर्फ रेंटल्स। तो उन रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे एनवीटी का फार्मूला लगा के, तो बन जाएगा 240। और ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, यानी आप ये कैलकुलेट करके दिखा रहे होंगे। 75 क्या है? 713, 1 माइनस 1.1 पावर 4.1, 240। तो लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 240,000। इसके बाद पीरियड एंड होगा, यानी 31 दिसंबर 21। तो 1 साल गुजर गया, अब उस 1 साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा और मजीद रिसीवेबल बनाएगा। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी, रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट। ये हो गई इंटरेस्ट इनकम फॉर 2021। इस एंट्री की अमाउंट हमें एक टेबल बना के निकालनी पड़ेगी।
फिर इसी दिन यानी 31 दिसंबर 21 को कैश मिल जाएगा, तो कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से 75713, ये लीज पेमेंट रिसीव हो गई। हर साल यही दो काम होते जाएंगे, हर साल इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा और कैश मिलता जाएगा। कैश जो मिलेगा वो तो ये रेंटल की अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले आप चारों साल की एंट्री पूरी कर लें, ये तो यही रहेगी, इसकी अमाउंट की जगह खाली छोड़ दें, यानी 22 में भी दोनों, 23 में भी दोनों, 24 में भी दोनों, ये एंट्रीज पूरी कर लें। फिर इंटरेस्ट की वर्किंग बताता हूं। देखो इनिशियल रिसीवेबल बन गया ना, अब हर साल दो काम होंगे, एक पीरियड एंड के ऊपर मजीद रिसीवेबल बन के इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी, और जब कैश मिल जाएगा तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 22 में भी यही होगा, 23 में भी यही होगा, 24 में भी यही होगा। तो यही दोनों एंट्रीज 22, 23, 24 में कर लें, इंटरेस्ट की अमाउंट अभी ना लिखें, कैश वाली लिखते जाए। तो ये एंट्रीज पूरी कर लें, फिर मैं आपको इंटरेस्ट का टेबल बनवाता हूं। हाँ जी, एंट्रीज डन 31 दिसंबर 22, 23, 24। कैश की यही एंट्री होती जाएगी और इंटरेस्ट वाली मैं भी टेबल बनाता हूं। यहां तक कोई सवाल परेशानी, कोई एंट्री का डेबिट क्रेडिट में एतराज, कोई लाइन सीधी ना लगी हो, कोई डेट पे मसला? अच्छा चले इंटरेस्ट देखते हैं। इसके लिए टेबल बनता है, उसको कहते हैं लीज स्केड्यूल या लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी कहते हैं, और मैं तो करवाता हूं, बाकी भी टीचर्स मेरा ख्याल है करवाते हैं। आपने FAR 1 में IS 23 लोन रीपेमेंट का स्केड्यूल शायद बनाया हो, तो वो इसी पैटर्न का होता है। पेमेंट डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, लीज पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। पेमेंट डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, लीज पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। पेमेंट किस किस दिन हो रही है? 31 दिसंबर, पहले होगी 31 दिसंबर 21,
31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24। और पेमेंट कितनी कितनी है? 75713, 75713, 75713 और 75713। इंटरेस्ट क्यों पड़ रहा है? हैं जी, इंटरेस्ट क्यों पड़े? टाइम गुजरेगा, किसको रिकॉर्ड किए हुए टाइम गुजर रहा है तो इंटरेस्ट पड़ने की बारी आ गई? रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल को टाइम गुजरता जा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो ये जो टेबल है ना, ये असल में लीज रिसीवेबल की कैलकुलेशन के लिए। तो इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट यानी सबसे पहली लाइन वाला ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? वही जो इनिशियल अमाउंट है, ये जो इनिशियल एनआईएल है ना, वो होगी इसकी अमाउंट, यानी 240,000। अच्छा, अब ये 240,000 रिसीवेबल कब बना था? 1 जनवरी 21, जबकि पैसे कब मिल रहे हैं? तो साल गुजर गया, तो इस साल पे इंटरेस्ट पड़ेगा किस पे? 240 पे। तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 24,000। अब ये 24,000 2021 का इंटरेस्ट है। तो वो जो 2021 की एंट्री की हुई है, ये 31 दिसंबर 21, लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये 24,000 रुपए आ गया। लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अच्छा, अब वो टेबल का ना प्लस माइनस समझाता हूं। पहले दिन लीज रिसीवेबल बनाया कितने से? 240 से। फिर उसके बाद इतना मजीद डेबिट किया, यानी मजीद रिसीवेबल बन गया, तो रिसीवेबल को बढ़ा रहा है। और जब पैसे मिल गए तो रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। तो अब 31 दिसंबर 21 में रिसीवेबल का बैलेंस कितना रह गया होगा? कैसे निकालें? इसमें ये ऐड और ये माइनस। तो ये जो लीज स्केड्यूल है ना, हमें इससे पता चला करेगा कि अभी हर साल के एंड पे बच कितना गया। तो देखें, दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना रह गया? 188,287। अब जब अगली पेमेंट आई तो उससे पहले रिसीवेबल कितना बन गया हुआ था? अब तो ये जो पिछला क्लोजिंग था वो यहां ओपनिंग आ गया। तो 2022 की पेमेंट मिलते हुए अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 188 पे। तो इसी तरह से टेबल बनेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट था इनिशियल एनआईएल, इस पे लगा इंटरेस्ट, पेमेंट दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्लोजिंग, ये वाला क्लोजिंग यहां आएगा, और इसी तरह से हर लाइन में ऐसे ही होगा। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 18829, दिस प्लस दिस माइनस दिस 131,403। अगली लाइन में ये ओपनिंग हो गया 131,403। फिर लगा इस पे इंटरेस्ट 13140, तो बाकी रह गया 68830। और फिर अगले साल ये ओपनिंग बन गया, तो 10% इंटरेस्ट लगेगा इस पे, और दिस प्लस दिस माइनस दिस 0। 0 क्यों हो गया एंड पे? क्योंकि जितना रिसीवेबल बनाया था और वो जो हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, वो सारा इंटरेस्ट समेत रिसीव हो गया, तो 0 हो गया। तो ये चारों ईयर्स में जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है, ये उसकी अमाउंट डाल लें। हर साल में जो इंटरेस्ट की एंट्री की हुई है ना, ये उसकी अमाउंट आ गई। और लिखें सवाल। नहीं, काफी नहीं, अभी भाई बहुत सारा काम। अभी एक सवाल है, 2 होमवर्क हैं। है जी? नहीं, 2 सवाल होमवर्क भी हैं, तो उससे पहले कर लेना, 10 मिनट लगेंगे होमवर्क करने में। है जी?
जी दोबारा रिसीवल नहीं, बाकी रिसीवल। क्लोजिंग बैलेंस की दोबारा से एंट्री थोड़ी करते हैं भाई, वो हो गया ना रिसीवल रिकॉर्ड, ये रिसीवल रिकॉर्ड हो गया बहुत सारा, अब पैसे मिलते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है, बाकी बचे की फिर से थोड़ी एंट्री करते हैं। चारों साल की इंटरेस्ट की अमाउंट एंट्रीज में लिख लें, लिख ली। चलें फिर अगला सवाल लिखें। लीज टर्म 4 साल, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, लीज टर्म 4 साल, कमेंसमेंट है 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। हम ये सवाल भी पूरा कर रहे हैं, फिर मैं आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए लिखवा रहा हूं, उसके बाद क्लास खत्म हो रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी लिखें। इम्प्लिसिट रेट 13%, लीज रेंटल, अच्छा इम्प्लिसिट रेट 13%, लीज रेंटल 53,553, 53,553, 53,553, पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। मुझसे रिक्वायर्ड है 4 साल की एंट्रीज। एनआईएल निकालें पहली एंट्री के लिए। जी जी जल्दी जल्दी। पेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर 180,000, क्योंकि एक 53,553 एज इट इज और बाकी रह गए 3, 1 माइनस 1.13 पावर -3, 180,000। अच्छा, अब टेबल स्टार्ट हो जाएगा 180,000 से, और पेमेंट डेट क्या है अब है एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, तो एक तो 1 जनवरी 21 को ही चले जाएंगे पैसे, फिर 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23 और 1 जनवरी 24। पैसे कितने जाएंगे? 53,553, 53,553, 53,553 और 53,553। जब पहले दिन रिसीवल रिकॉर्ड किया 1 जनवरी 21 को 1,80,000, तो पहली पेमेंट किस दिन मिल गई? उसी दिन। तो अब जब उसी दिन मिल गई तो टाइम था, तो इंटरेस्ट कितना पड़ा? 0। तो पहली लाइन में इंटरेस्ट कोई नहीं, और दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना? 126,447। हाँ, अगली लाइनों में आएगा। अब जैसे यहां पर ये बन गया 126,447, उसके साल बाद अब जाके पैसे मिल रहे हैं, तो इस पे अब हाँ पड़ेगा इंटरेस्ट। तो अब 126 पे 13% लग गया, 16438। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, 89,332।
ये आ गया यहां पर, इस पे 13%, 11613, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 47392, 47392। अब इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा 6161 और ये 0। तो पेमेंट अगर एडवांस में है तो पहली लाइन में इंटरेस्ट नहीं बना, क्योंकि रिसीवेबल बनाते साथ ही तो पैसे रिसीव हो गए, बाकी लाइनें वैसे ही चलेंगी। तो पहली एंट्री हो गई 180,000 से, और 1 जनवरी को ही पैसे मिल गए, तो कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट 53553। सोलह हजार की एंट्री किस दिन करूं? 16438। अच्छा देखें, 1 जनवरी 21 को रिसीवेबल बना और पेमेंट भी साथ ही हो गई, तो बाकी रह गया 126,447। अब जब अगली पेमेंट मिल रही है 1 को, और इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है 16438, ये बेशक आपको टेबल में लिखा हुआ 1 जनवरी 22 को नजर आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट होता है हमेशा गुजरे हुए पीरियड से रिलेटेड। तो कौन से 12 महीने गुजरे हैं तो ये इंटरेस्ट पड़ा है 2021 के, तो ये इनकम फॉर द ईयर 21 है। अब अगर इनकम फॉर द ईयर 21 है तो 21 की इनकम स्टेटमेंट में तब आएगी जब 21 की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। तो एंट्री कब होगी 16,000 की? 31 दिसंबर 21। तो 31 दिसंबर 21 पे लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 16438। और अगले दिन जब पैसे मिल जाएंगे तो 1 जनवरी 22 कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट 53553। और इसी तरीके से अगले इंटरेस्ट की एंट्री कब होगी? 31 दिसंबर 22। आसान है, इसका मतलब है सब सही बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अब इसमें चीजें डाली नहीं ना मैंने, वैरायटियां। तो लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट अब कितनी? 11613। आगे क्या होगा? 1 जनवरी 23 कैश की एंट्री, 31 दिसंबर 23 इंटरेस्ट इनकम की एंट्री, 1 जनवरी 24 कैश की एंट्री। होमवर्क लिखें, सवाल है। 2 टेबल बनाने सिर्फ, लेकिन ये इतने कीमती टेबल हैं क्योंकि कल ना मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बतानी है। अच्छा, कल वाली क्लास जो है ना मेरी बहुत उसमें जान लगेगी और होश से करने वाला काम है। तो ये दोनों सवाल करके बेटा आइएगा। 2 सवाल दे रहा हूं होमवर्क में, टेबल बनाने। पहला लिखें, ले लें टाइम, कोई मसला नहीं, टाइम ही टाइम है, कोई आराम से लिखें, कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम। लीज टर्म 3 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग है जनवरी दिसंबर। लीज टर्म 3 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। लीज टर्म 3 साल, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21। इम्प्लिसिट रेट 14%, 14%। और इससे पहले कि आप सवाल सारा गलत करते हैं फिर बता दूं, ये पर ईयर होता है, इंटरेस्ट रेट पर ईयर दिया होता है। लीज रेंटल है जी, इम्प्लिसिट रेट है 14%, 14%। रेंटल है
46,155 46,155 46,155 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 महीने, पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। यानी अब क्या होगा, स्केड्यूल में आ जाएंगी 6 लाइनें, 6 लाइनें ना, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर, तो ये 6 लाइनें आ जाएंगी। और इसमें और क्या है, बस दूसरा सवाल लिखें। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, लीज टर्म 3 साल है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21 है, इंप्लिसिट रेट 14% है और लीज रेंटल है 46,155 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। रिक्वायर्ड है ये लीज स्केड्यूल। किसी अच्छे बच्चे ने एंट्रीज करनी हो तो बेशक कर दे, कोई अच्छा बच्चा अगर एंट्रीज करना चाहे तो, मैं बस रिक्वायर्ड टेबल ही कर रहा हूं। दूसरा सवाल लिखें, लीज टर्म 3 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, लीज टर्म 3 इयर्स, जनवरी दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21 है, इंप्लिसिट रेट 16%, 16% और लीज रेंटल 50073। ये कैसे ऑन होगी खुद ही है? बाहर क्यों है इसका बोर्ड? तो पर चलो खैर लिख लिया होगा अब तक, खैर है। क्या लिखवाया आखिरी? लीज रेंटल है 50073, 50073 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 मंथ्स, पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 मंथ, 50073 50,073 पेएबल इंप्लिसिट रेट। रिपीट कर रहा हूं, लीज टर्म 3 साल है, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21 है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, इंप्लिसिट रेट 16% है, 16% और रेंटल है 50073 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 मंथ्स। इसमें भी रिक्वायर्ड ये टेबल ही है और ये दोनों करके आइएगा। और ये आपको मैंने 4 सवाल होमवर्क देने थे, 2 दे रहा हूं और इस गुजारिश के साथ दे रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं। अभी नहीं क्लास शुरू, बार 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 आप भी चारों बाहर निकलो, बाहर, अभी क्लास शुरू हुई, बाहर। आप दोनों से भी कह रहा हूं और ये भी जो तो छुप के बैठा है इधर, FR 2 में आप सच्ची सच्ची कसम से 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, 4 देने थे, 2 इसलिए दे रहा हूं कि आप करते होंगे तमाम, लेकिन नौजवान बच्चों में ना इसका रुझान नॉर्मली कम देखा मैंने। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक रिवाज बन गया हुआ है कि जो शब कदर है वो 27 रमजान है। तो ऐसी बात अल्लाह को ही पता है, अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये रात रखी है रमजान की आखिरी रातों के अंदर। और एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि वो आखिरी इवन रातों में है, लेकिन ये भी एक मैंने पढ़ी है हदीस, और ज्यादा जो है वो ये है कि आखिरी ताक रातों के अंदर है। तो आज पहली ताक रात है, आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ये जो कीमती घड़ियां हैं ना, ये पता नहीं जिंदगी में दोबारा हैं कि नहीं है। और इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि अगर एग्जाम है बहुत सख्त और ICAP वाले आपको या कोई भी आपको एक ऑफर करे कि आपको चैप्टर भी बता दे, इवन के सवाल भी बता दे कि इनमें से सवाल आने देख लो, 10 दिन पहले बता दे। अब उन 10 दिनों में अगर वो को टॉपिक भी ना पढ़े, उसको फिर 76 पढ़ने चाहिए, वो डिजर्व करता है फेल होना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसके 3 हिस्से हैं, उनमें से एक बता रहा हूं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिला और वो अपनी मगफिरत नहीं करवा सका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आमीन। तो ये ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देता है अल्लाह ताला, क्योंकि हम ना अमाल के बहुत कमजोर हैं। 20 दिन गुजर गए, मेरी जात तो बर्बाद ही किए 20, अमूमी हालात यही होते हैं। 20 रोजे गए और बेबरकती इतनी थी कि पता भी नहीं चला 20 रोजे जाते हुए। तो ये बस आखिरी 9 या 10 रोजे हैं, उनमें ये आखिरी ताक रातें हैं, ये बहुत कीमती हैं बेटे। इसमें आप देखें, गर्मियों में तो रात वैसे भी छोटी होती है। आप एहतमाम के साथ कोशिश करिए, अच्छा होगा अगर गुसल करें, साफ कपड़े पहने, जरा एहतमाम के साथ। हॉस्टल वालों के लिए और आसानी हो जाती है कि सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। उसमें आप लोग नमाज पढ़ लें, नफल नमाज पढ़ लें, तिलावत कर लें, दुआएं कर लें, तस्बीहात कर लें, लेकिन इसको जाया नहीं करें। कोशिश करें सहरी तक जागने की, लेकिन फिर भी चलो अगर किसी की नहीं हिम्मत होती है तो जितना भी हिम्मत हो सकती है करे। बहुत कीमती रातें, इनको जाया नहीं करिएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।